पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की हमने स्टडी की थी। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांट डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांट डिमांड इंक्रीज होती है। इट्स शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। उसके एजम्पशंस पढ़ी थी, टेबल एंड डायग्राम स्टडी किए थे और लॉ ऑफ डिमांड के डेरिवेशन हमने दो मेथड किए थे, एम एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स वाला। सेकंड क्या था? एम एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये सारी स्टडी हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम स्टडी करेंगे कि अपना लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है। ऐसे क्या कौन कौन से रीजन है कि अपना लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांट डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। तो आज हमारे क्वेश्चन क्या रहेंगे? व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है? बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की क्या क्या बेसिस है? व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, यानी डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड टू राइट या नेगेटिव क्यों होता है? इसके रीजन में फर्स्ट रीजन हम चलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एलडीएम। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ हमें क्या कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड्स को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है, मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करता है, तो डिराइव्ड यूटिलिटी, मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिक्लाइन, वो हमेशा क्या होती? कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि मैंने आलू बड़े खाए, फर्स्ट आलू बड़ा, उस सेकेंड थर्ड कंटिन्यू से खाऊंगा तो मेरी इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, डिराइव्ड यूटिलिटी, डिराइव्ड मार्जिनल यूटिलिटी गेट डिमिश। तो यहाँ पर भी हम बात करें कि अगर वो किसी गुड्स को कंटिन्यूसली कंजप्शन करता है तो जैसे ही उस कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेगा तो मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी? डिमिश होगी, डिक्रीज होगी। तो उस कमोडिटी की नेक्स्ट क्वांटिटी तभी परचेज करेगा वो कंज्यूमर कि जब उसकी प्राइस क्या होगी? डिक्रीज, अदरवाइज वो परचेज नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस डिक्रीज, क्वांट डिमांड इंक्रीज। तो लिखा बेटा, कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, जैसे ही वह कंज्यूमर किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट को कंजप्शन करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट गोज ऑफ डिक्लाइन, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज। तो कंज्यूमर विल बाय मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी ओनली, यानी कंज्यूमर उस गुड्स की को मोर यूनिट तभी परचेज करेगा, तभी बाई करेगा, कब? व्हेन ही हैज टू पे लेस एंड लेस प्राइस फॉर ईच एडिशनल यूनिट, जब उसकी प्राइस क्या होगी? डिक्रीज। इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड्स की कंटिन्यूसली यूज करता है तो यूटिलिटी डिमिश होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है और उसकी नेक्स्ट क्वांटिटी तभी परचेज करता है जब उसकी प्राइस डिक्रीज और क्वांट डिमांड इंक्रीज। इसको हम वन कमोडिटी केस से भी समझ सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है? इक्वल। जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन हो जाती है किसे? प्राइस से, यानी प्राइस कम और उस गुड्स की यूटिलिटी क्या बेटा? ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कंज्यूमर क्या होगा? अब जो उस कमोडिटी की मोर क्वांटिटी को क्या करेगा? परचेज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो क्वांट डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, अगर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस तो MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी छोटा हो जाएगा, लेस हो जाएगा, किससे बेटा? प्राइस से। तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ द कमोडिटी, लेस कमोडिटी को क्या करेगा? परचेज। तो प्राइस इंक्रीज, क्वांट डिमांड डिक्रीज। इस तरह से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने का फर्स्ट रीजन क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड पॉइंट लेकर चलते हैं प्राइस इफेक्ट। किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होने पर डिमांड पर इफेक्ट आएगा। ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा? प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट दो इफेक्ट का सम टोटल होता है। वो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं बेटा? एक इनकम इफेक्ट होता है और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो प्राइस इफेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम टोटल ऑफ टू इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट चलते हैं बेटा, इनकम इफेक्ट। यहाँ कुछ क्या कहते हैं कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में चेंज हो रहा है, उसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं। जबकि लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस क्या है? नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, यानी कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि कंज्यूमर की इनकम दो तरह की होती है, एक मॉनेटरी इनकम और एक रियल इनकम। एक मॉनेटरी इनकम और एक रियल इनकम। माना कि एक विशाल नाम का एक पर्सन है, उसके पास 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये है। इसका मतलब वो
उसकी मॉनेटरी इनकम है। लेकिन 1000 रुपये से वह 2 किलो देशी घी परचेज कर सकता है। देशी घी की रेट 500 रुपये है, 500 रुपीज़ है, और 2 किलो घी परचेज कर सकता है। इसका मतलब परचेजिंग पावर को हम कौन सी इनकम बोलते हैं बेटा? रियल इनकम। तो उसकी परचेजिंग पावर रियल इनकम होती है। तो प्राइस में चेंज होने पर मॉनेटरी इनकम में कोई चेंज नहीं होता है। उसकी 1000 रुपये इनकम थी, 1000 रुपये ही है, लेकिन जैसे ही प्राइस चेंज होगी उसकी परचेजिंग पावर भी क्या होगी? चेंज होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल बात करें कि मैंने 500 रुपये किलो घी की जगह अब 400 रुपये किलो प्राइस को डिक्रीज कर दिया, 400 रुपीज़ के जी हो गया। तो 2 किलो जो देशी घी पहले परचेज कर रहा था आज भी 2 किलो परचेज करेगा, लेकिन अब उसके पास में 200 रुपये 200 रुपीज़ से हो गए, बच गए, रिमेनिंग रह गए। तो 200 रुपये का क्या करेगा? वो ज़्यादा देशी घी परचेज करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इनकम, मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम। When change in price of commodity but no change in monetary income, only for change in real income. Real income और प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है बेटा? इनवर्स रिलेशन। अगर प्राइस इंक्रीज रियल इनकम डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज रियल इनकम इंक्रीज। तो पहला अपन बात करें बेटा कि प्राइस में चेंज होने से रियल इनकम में क्या होगा? चेंज होगा, और रियल इनकम में चेंज होने से डिमांड में क्या आएगा? चेंज आएगा। ऐसे इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बेटा? इनकम इफेक्ट। कैसे? ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम, यानी क्वांटिटी डिमांड में चेंज कब होगा? रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज होगा। इसका मेन रीजन क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। डायली लाइफ इट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड रियल इनकम। रियल इनकम और प्राइस ऑफ कमोडिटी में कौन सा रिलेशन बेटा? इनवर्स। प्राइस इंक्रीज रियल इनकम डिक्रीज। रियल इनकम को हम परचेजिंग पावर भी बोलते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो रियल इनकम क्या होता है? डिक्रीज। यहाँ मैंने लिखा प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो रियल इनकम या परचेजिंग पावर क्या हो रही है? इंक्रीज। तो व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम या परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। देन कंज्यूमर बाय मोर ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा विद द सेम मनी ऑफ इनकम। उसी इनकम में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। पहले 1000 रुपये का 2 किलो देशी घी आ रहा था, अब 1000 रुपये का 2.5 किलो देशी घी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो रियल इनकम क्या हो गई? इंक्रीज, और उसकी परचेजिंग पावर भी क्या हो गई? इंक्रीज। तो परचेज ऑफ मोर गुड्स और डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यही तो है आपका लॉ ऑफ डिमांड। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो ऐसे इफेक्ट कौन से इफेक्ट बोलते हैं बेटा? ध्यान दें कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा किससे? रियल इनकम में चेंज से। और रियल इनकम किससे चेंज होती है? प्राइस में चेंज से। तो ऐसे इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बेटा? इनकम इफेक्ट। तो फाइनल वे में प्राइस डिक्रीज, रियल इनकम इंक्रीज, परचेजिंग पावर इंक्रीज, और डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज। इसका वाइस वर्सा, अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो रियल इनकम क्या होगी? डिक्रीज, और परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस इफेक्ट में सेकंड इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की हम स्टडी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? तो थोड़ा ध्यान से सुने। मैं कहूँ कि एक लक्स है और एक लाइफ बॉय है। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी रिप्लेस टू ईच अदर। एक की जगह दूसरे को क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं। लक्स की जगह लाइफ बॉय की जगह लक्स को यूज कर सकते हैं। सपोज करो दोनों की प्राइस 10 रुपीज़ ईच है, दोनों की 10 रुपये प्राइस है, लेकिन अब मैं कहूँ कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लक्स की रेट जो है वो डिक्रीज होकर 6 रुपीज़ पर यूनिट हो गई। तो क्या होगा बेटा? लक्स परचेज करने वाला लक्स परचेज करेगा, लेकिन लाइफ बॉय परचेज करने वाला भी किसको परचेज करेगा? लक्स को परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि लक्स जो है वो लाइफ बॉय की बनस्पत क्या हो? रिलेटिवली क्या हो गई? चीपर हो गई, और लाइफ बॉय क्या हो गई? कॉस्टली हो गई। तो कंज्यूमर क्या करता है? कॉस्टली गुड्स की जगह कौन सी गुड्स को रिप्लेस करता है? चीपर गुड्स को। तो इसीलिए लक्स की प्राइस जैसे डिक्रीज हुई, डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सुनिए। व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जैसे ही किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होगा, ये लाइफ बॉय का सब्स्टिट्यूट कौन है बेटा? लक्स है। देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। वापस सुने बेटा। व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेंज, इट इज कॉल्ड क्या बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो अब आगे लिखा बेटा, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस क्या होगी? फॉल होगी, तो प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट रिमेन कॉन्स्टेंट, और इसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस में क्या हो बेटा? कांस्टेंट है। तो इट बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन ऑफ द अदर कमोडिटी। वो
रिलेटिवली क्या हो जाएगी, वो गुड्स चीपर हो जाएगी अदर कमोडिटी की। तो कंज्यूमर क्या करेगा, लाइफ की जगह किसको रिप्लेस कर लेगा, लक्स को रिप्लेस कर लेगा। तो इट इज सिंपली मीन्स दैट चीपर गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ डियरर गुड्स। जो चीपर गुड्स को रिप्लेस कर देगा किससे, डियरर गुड्स की जगह। ऐसे इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज होगी तो डिमांड ऑफ एक्स क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। इनमें कौन सा रिलेशन होगा बेटा, इनवर्स रिलेशन है। यही आपका क्या बेटा, लॉ ऑफ डिमांड। तो फाइनल में करते हैं व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। पॉइंट लेकर चलते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स पे चेंज होना, किसी गुड्स की प्राइस में अगर चेंज होगा तो बायर्स में भी क्या होगा, चेंज होगा। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है तो कुछ नए बायर मार्केट में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और परचेजिंग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। परचेजिंग बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हो सकता है कि अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर राइज हो जाए तो जो बायर है वो परचेजिंग को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वे हम कह सकते हैं कि प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो न्यू बायर क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। न्यू बायर एंट्री मारेंगे तो डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन किसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो बायर जो है परचेजिंग को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज। तो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल सम न्यू कंज्यूमर स्टार्ट परचेजिंग इट, उसके नए कंज्यूमर स्टार्ट कर देंगे, देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है, अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो जो कंज्यूमर है वो स्टॉप कर देंगे परचेजिंग को, तो दैट कमोडिटी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं बेटा, वेरियस यूजेज ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के बहुत सारे सेवरल यूजेज, कुछ कमोडिटी ऐसी होती है उसके सेवरल यूजेज, मैनी यूजेज होते हैं। जस्ट लाइक के मिल्क हुआ, स्टील हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई। आज इलेक्ट्रिसिटी की रेट अगर 7 रुपीज़ पर यूनिट है, अगर इंक्रीज होकर 20 रुपीज़ यूनिट हो जाए तो उसकी डिमांड को अपन, उसके यूजेस को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। लेकिन प्राइस डिक्रीज होकर 2 रुपीज़ यूनिट हो जाए, 1 रुपीज़ यूनिट हो जाए तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज, उसके यूजेस को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ लिखा है एक कमोडिटी जस्ट लाइक ए मिल्क हुआ, स्टील हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑन सेवरल यूजेस, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, अगर उसकी प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर रिड्यूस द यूज ऑफ दैट कमोडिटी, कंज्यूमर उसकी यूजेस को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। सो डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस। सो हम कह सकते हैं अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसको वाइस वर्सा में लें तो जब मिल्क, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी अगर इसकी प्राइस जो है वो अगर डिक्रीज हो गई तो कंज्यूमर उसके यूजेस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा और डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने के हमारे पास में 4 इंपॉर्टेंट रीजन थे। फर्स्ट डिमिनिशिंग लॉ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ था। सेकंड आपका प्राइस इफेक्ट था, प्राइस इफेक्ट में हमने पढ़ा था बेटा इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड पॉइंट हमने लिया चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स और फोर्थ पॉइंट लिया हमने वेरियस यूजेस ऑफ कमोडिटी। स्टडीज करते हैं बेटा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी ऐसी कौन कौन सी जगह है, ऐसे कौन कौन से रीजन है जहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, वर्क नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड तो हमें ये कहता है कि प्राइस डिक्रीज क्वांट डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज क्वांट डिमांड डिक्रीज। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। प्राइस इंक्रीज राइज होने पर क्वांट डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांट डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन डिमांड ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अपने लाइफ के लिए जो नेसेसिटीज है उनके लिए लॉ ऑफ डिमांड कभी ऑपरेट नहीं होता है। उनकी चाहे उन गुड्स की चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, उसकी डिमांड में उनकी मिनिमम क्वांटिटी तो हम परचेज करेंगे, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम सोल्ट की बात करें, सोल्ट की प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, उसकी जो डिमांड है वो रहेगी, उस पर लॉ ऑफ डिमांड कभी ऑपरेट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा कि द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट सीन ऑपरेटिंग इन केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ के लिए जो नेसेसिटी है बहुत आवश्यक है, सच एज फूड ग्रेन, सोल्ट, मिल्क फॉर चिल्ड्रन, तो the minimum quantity of these goods have to be bought whether price rise or fall, चाहे उसकी प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, उसकी मिनिमम क्वांटिटी जितनी नेसेसरी है उतने तो हम परचेज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा डिमांड ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सेकंड बोलते हैं बेटा स्टेटस सिंबॉलिक प्रोडक्ट, जो अपने स्टेटस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी गुड्स को हम कॉन्स्पिशियस गुड्स भी बोलते हैं बेटा, प्रेस्टीज गुड्स भी बोलते हैं। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनकी प्राइस राइज होने पर एक रिच सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन होता है जो प्राइस राइज होने पर उनकी डिमांड भी क्या करता था, इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल एप्पल का मोबाइल फोन, डायमंड,
जो कॉस्टली चीजें होती है, लोग क्या सोचते हैं कि इन कॉस्टली चीज को परचेज करने पर अपने स्टेटस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऐसी गुड्स को हम कॉन्स्पिशियस गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स भी बोलते हैं, और ऐसी गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड कभी ऑपरेट नहीं होता है। तो दीज आर सम गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय द प्रेस्टीज बाय द रिच सेक्शन। एक ऐसा रिच सेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी, सच गुड विल बी परचेज्ड मोर एट हायर प्राइस। हायर प्राइस पर ज्यादा परचेज करते हैं, और प्राइस अगर लोअर हुई तो उसकी डिमांड भी क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसमें वेबलर ने इकोनॉमिक्स था, तो उसने इसको कॉन्स्पिशियस गुड्स बोला, इसलिए इसको वेबलर इफेक्ट भी बोलते हैं ऐसी गुड्स को। स्टेटस सिंबॉलिक प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ऐसे इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, वेबलर इफेक्ट। यानी वेबलर क्या कहता है, कुछ गुड्स ऐसी होती है जो अपनी प्रेस्टीज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। हायर प्राइस पर उसको इंक्रीज करते, डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, और लोअर प्राइस पर उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए इसको वेबलर इफेक्ट भी कहते हैं। और कुछ लोग उसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कुछ लोग दूसरों को देखकर, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, दूसरों को देखकर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से भी उसको परचेज कर देते हैं, कि कहते हैं ये सब स्टेटस सिंबॉलिक गुड्स है, इसलिए इसको स्नोब इफेक्ट भी कहते हैं। तो प्रेस्टीज, स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट को कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, वेबलर इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट बोलते हैं एक्सेप्टेशन चेंजिंग फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर में किसी गुड्स की प्राइस चेंज होने की पॉसिबिलिटी हो, एट प्रेजेंट में किसी गुड्स की प्राइस राइज हो रही है, फ्यूचर में और इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो एट प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस इंक्रीज, फ्यूचर में और इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एट प्रेजेंट में प्राइस डिक्रीज हो रही है, फ्यूचर में और डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल अभी गोल्ड की बात करें, गोल्ड 50,000, 60,000, लोग सोच रहे 80,000 जाएगा, एट प्रेजेंट में प्राइस राइज, फ्यूचर में और राइज होने की पॉसिबिलिटी है, डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज। तो मैंने लिखा है लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट वर्क व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ चेंजिंग फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की पॉसिबिलिटी, व्हेन द बायर्स एक्सेप्ट द फ्यूचर राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, फ्यूचर में प्राइस राइज होने की पॉसिबिलिटी है, देन दे बाय इंक्रीज क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी को भी क्या करेगा, इंक्रीज ऑफ दैट कमोडिटी एट प्रेजेंट एट इवन एट ए हायर प्राइस और हायर डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर 8% में प्राइस डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है तो प्राइस डिक्रीज हो रही है और वापस डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हम लेकर चलते हैं बेटा, गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन गुड्स। बेटा इनको गिफिन गुड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एट फर्स्ट सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था किसने, सर रॉबर्ट गिफिन ने। तो दिस पैराडॉक्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एन इंग्लिश इकोनॉमिक्स सर रॉबर्ट गिफिन, और रॉबर्ट गिफिन ने इनको एट फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, इसलिए ऐसी गुड्स को कौन सी गुड्स बोलते हैं बेटा, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स वो गुड्स होती है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड कभी ऑपरेट नहीं होता है, यानी ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस इफेक्ट इसका पॉजिटिव होता है, प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांट डिमांड भी इंक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांट डिमांड भी क्या होती है, डिक्रीज। किसी गुड्स की प्राइस ओपी थी, प्राइस ओक्यू थी, प्राइस इंक्रीज होकर OP1 हो गई, क्वांट डिमांड इंक्रीज होकर OQ1 हो गई, डिक्रीज होकर P0, क्वांट डिमांड Q0। तो इसका डिमांड कर जो स्लोप है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेटा इन्होंने 19वीं सेंचुरी में ये इंस्पायर्ड हुए थे इंग्लैंड में। बेटा वहाँ पर दो गुड्स थी, एक ब्रेड थी और एक क्या था, मटन था। इन दो गुड्स पर उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उस समय वहाँ ब्रेड की प्राइस राइज हो रही थी और मटन की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही थी, फिर भी लोग ब्रेड की डिमांड को इंक्रीज कर रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड तो हमें कहता है कि प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांट डिमांड क्या होती है, डिक्रीज। या तो ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने पर भी उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही थी, जबकि मटन की प्राइस डिक्रीज होने पर, उसका सब्स्टिट्यूट मटन, उसकी प्राइस डिक्रीज होने पर भी उसकी डिमांड अभी भी डिक्रीज हो रही थी। तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि 19वीं सेंचुरी इंस्पायर्ड द राइज इन ब्रेड प्राइस, पीपल डिमांड इज मोर बिकॉज इट इज कंपेरेटिवली वो चीपर थी। अभी भी ब्रेड अदर जितने भी फूड थे उनसे वो क्या थी, चीपर था, सस्ता था, इसलिए लोग ब्रेड की डिमांड को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, और मटन की डिमांड को क्या कर रहे थे, डिक्रीज। तब उन्होंने कहा कि ये वो गुड्स होती है जिस पर कंज्यूमर अपनी इनकम का मोर पार्ट क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। ये वो स्पेशल इन्फीरियर गुड्स होती है, स्पेशल इन्फीरियर गुड्स। बेटा इन्फीरियर गुड्स के लिए मैंने आपको बताया था, इन्फीरियर गुड्स तो वो गुड्स होती है जहाँ इनकम और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है बेटा, नेगेटिव। इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, इनकम डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, यानी इनकम इफेक्ट क्या होता था, नेगेटिव होता था। लेकिन बेटा याद रखो, ये स्पेशल इन्फीरियर गुड्स होती है जहाँ पर
प्राइस और डिमांड के बीच कौन सा रिलेशन होगा बेटा? पॉजिटिव रिलेशन होगा, जिस पर कंज्यूमर अपनी इनकम का मोर पार्ट क्या करता है? लार्ज पार्ट एक्सपेंडिचर करता है। तो गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, डिमांड फॉर विच फॉल देयर प्राइस। यानी डिमांड फॉल कर देगा विद द प्राइस अगर फॉल हुई, और डिमांड इंक्रीज कर देगा जब प्राइस क्या हुई? इंक्रीज। जस्ट लाइक ए लो क्वालिटी की राइस, वीट, बाजरा, ये वो गुड्स होती है जो स्पेशल इंफीरियर गुड्स तो है, जो इनकम और डिमांड में कौन सा रिलेशन? नेगेटिव है, लेकिन प्राइस, इसका प्राइस इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। प्राइस राइज होने पर डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड भी क्या होती है? डिक्रीज होती है, जिसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट पावरफुल होता है, मोर पावरफुल होता है। कौन से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, क्योंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव मैंने बताया था कि इंफीरियर गुड्स में जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कोई गुड्स अगर सस्ती होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट पावरफुल होने के कारण इसकी प्राइस इंक्रीज होने पर इसकी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो बेटा लास्ट एंड फाइनल में गिवन गुड्स वो गुड्स होती है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड कभी ऑपरेट नहीं होता है। इसमें प्राइस इफेक्ट यानी प्राइस और क्वांट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांट डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांट डिमांड डिक्रीज। सबसे पहले इस ऐसी गुड्स को ऑब्जर्व किया था सर रॉबर्ट गिफिन ने, इसलिए इसको गिफिन पैराडॉक्स या गिफिन गुड्स भी कहते हैं। और एट फर्स्ट कौन सी दो गुड्स पर लिया? ब्रेड और मटन पर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और जिसका डिमांड कर्व स्लोप क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। इन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड कभी ऑपरेट नहीं होता, डज नॉट वर्क, वह कभी नहीं करता है। तो पॉइंट हम स्टडी करते हैं बेटा, इग्नोरेंस एंड इल्यूजन्स ऑफ द बायर। इग्नोरेंस ऑफ इल्यूजन ऑफ बायर में भी लॉ ऑफ डिमांड कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ बायर क्या सोचते हैं, जिसकी प्राइस अगर हाई होती है तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी में भी क्या होगी? अच्छी, और लो प्राइस के लिए उसको बोलते कि यार ये लो क्वालिटी की गुड्स होगी। तो ये कंज्यूमर का इग्नोरेंस होती है, इल्यूजन्स होता है। तो वो क्या करता है कि हाई प्राइस पे क्वांटिटी को क्या कर देता है? डिमांड को इंक्रीज कर देता है, और लो प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। तो मैंने लिखा बेटा, व्हेन ए कंज्यूमर इज अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन, उसके ऊपर रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है दैट हाई प्राइस प्रोडक्ट हैज बेटर क्वालिटी देन ए लो प्राइस गुड्स। यानी उसके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ता है कि हाई प्राइस की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बेटर देन लो प्राइस गुड्स की। तो इन सिचुएशन में क्वांट डिमांड इंक्रीज एट द हायर प्राइस। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या करता है? हाई प्राइस पर डिमांड को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, और लो प्राइस पर डिमांड को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। इसी तरह से इमरजेंसी कंडीशन जितनी भी है, लॉ ऑफ डिमांड कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे वार हो गया, कोविड-19 आ गया, 8% में चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या होता है? एबनॉर्मल हो जाते हैं, और एबनॉर्मल में जिस प्राइस में मिलता है उसी प्राइस में वो परचेज करने को क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। हाई प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देता है, और लो प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड को क्या करता है? डिक्रीज। तो लॉ ऑफ डिमांड में नॉट होल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी जस्ट लाइक ए वार, कोविड-19, बिकॉज एट सच टाइम कंज्यूमर बिहेवियर इज एन एबनॉर्मल वे। वो एबनॉर्मल वे में हो जाता है, उसको जिस प्राइस में मिलता है उसी में परचेज करने को क्या होता है? रेडी। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड कभी एप्लीकेबल नहीं होता था। मैंने बताया था कि नेसेसिटीज गुड्स जितनी भी है उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। प्रेस्टीज गुड्स जितनी भी कॉन्स्पिशियस गुड्स में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में, जिसको हम मैंने वेबलन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट बताया था बेटा, उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड कभी एप्लीकेबल नहीं था। गिवन गुड्स में लॉ की डिमांड कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। इग्नोरेंस एंड इल्यूजन्स ऑफ बायर, इमरजेंसी कंडीशन, ये वो कंडीशन है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड कर्व जो है आपका पॉजिटिव स्लोप में हो जाता है, जिसे हम गिफिन पैराडॉक्स, क्योंकि एट फर्स्ट इसको सर लिया था किसने बेटा? गिफिन ने, इसलिए इसको गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं अपन। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं अपन, नॉर्मल या इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में क्या डिफरेंस है? बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स इनकम से रिलेटेड थी। इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड अगर इंक्रीज हो तो उसको हम नॉर्मल गुड्स बोलते थे, पॉजिटिव रिलेशन इनकम और डिमांड में होता था। और इंफीरियर गुड्स में इनकम और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता था। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि इंफीरियर गुड्स ही गिफिन गुड्स होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपको आ जाए कि नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में क्या डिफरेंस है, तो नॉर्मली चाहे इंफीरियर गुड्स हो उसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, यानी प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांट डिमांड इंक्रीज। लेकिन गिफिन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स में
डिमांड कर्व का स्लोप जो नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड लेफ्ट टू डाउनवर्ड राइट ही होता है। लेकिन गिवन गुड्स में डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाता है, राइज होता है कहाँ, लेफ्ट टू राइट में। इसी तरह से नॉर्मल गुड्स में जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस और डिमांड के बीच, वो कौन सा, नेगेटिव रिलेशन ही होगा। प्राइस इंक्रीज क्वांट डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांट डिमांड इंक्रीज। लेकिन गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट जो है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड कभी वर्क नहीं करता है। इसी तरह से नॉर्मल इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट लेस पावरफुल होता है, कम पावरफुल होता है, किससे, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि गिवन गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट मोर पावरफुल होता है, किससे, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ये RS IS जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो पावरफुल नहीं होता, किससे, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। लेकिन गिवन गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट पावरफुल होता है, किससे, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। इस तरह से अपना ये चैप्टर जो है लॉ ऑफ डिमांड अपना एंड होता है।